गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके बीच चौथा चैप्टर जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण में अवरोध, बैरियर फॉर कम्युनिकेशन। बच्चों आज हम लोग इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अवरोधक की उत्पत्ति कैसे होती है, अवरोधक के तत्व कौन कौन से हैं और उनको दूर करने के लिए कुछ हम लोग सजेशंस भी देंगे कि कैसे हम एक कंप्लीट कम्युनिकेशन को कर पाते हैं अगर हम कुछ बैरियर्स को रोक लेते हैं तो। बच्चों संप्रेषण अवरोधों का अगर हम अर्थ देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम कोई कम्युनिकेशन की प्रक्रिया करते हैं और उसमें कौन सी बातें होती हैं कम्युनिकेशन प्रक्रिया में, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। बच्चों जब हम कोई चीज़ सेंडर के द्वारा भेजते हैं और रिसीवर के द्वारा वो प्राप्त होता है, इस बीच में अगर वो सफलतापूर्वक मिल जाता है मैसेज तो हम कहेंगे कि इसमें कोई अवरोध नहीं है। लेकिन जब कोई अवरोध हमें दिखाई देती है मैसेज को रिसीवर पहुंचाने में, तो उसी को हम यहाँ पे संप्रेषण में रुकावट मानते हैं या बाधा मानते हैं। अगर हम संप्रेषण की बाधाओं को देखें तो हम उन चुनौतियों को कह सकते हैं जो कि संप्रेषण प्रक्रिया को रोक सकती हैं। संप्रेषण बाधाएं बच्चों कई प्रकार की होती हैं। इसमें जो मुख्य हैं जिनका आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है भाषा, संस्कृति, पक्षपात अगर कोई आप कर रहे हैं, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, तो ये सब, या कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स रिफर टू ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस दैट प्रिवेंट पॉजिटिव कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप। These barriers can occur at various stages of the communication process and may prevent the intended message from beginning properly understood or received. बच्चों अब हम उन रुकावटों का, जिसको अभी हमने चर्चा किया कि भाषा हुआ या संस्कृति हुई या कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, तो उसको हम क्रमशः उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए कुछ हमने क्रम से इसको डिस्प्ले किया हुआ है। पहला है भाषा का। भाषा से बच्चों यहाँ पे आशय है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी कही हुई बात दूसरों को समझा पाते हैं तथा दूसरों की कही हुई बात स्वयं समझ लेते हैं। ठीक है, ये कुल 10 छोटे मोटे जो रुकावट हैं, बाधाएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा की मैं बात कर रहा था कि भाषा के अंतर से संप्रेषण में परेशानी पैदा हो सकती है। ठीक है, जब व्यक्ति एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तो अगले को भी समझ में आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें उसकी भाषा की जानकारी नहीं है तो उसको जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ गलत हो जाती है, भ्रमित हो जाता है अगला, और जो विचार आप देना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो अगले तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही बच्चों संस्कृति है। संस्कृति में जो बातें शामिल होती हैं उनमें विश्वास, मान्यता, नियम, ये सब जो छोटी छोटी बंधन है सामाजिक सांस्कृतिक, वो कभी कभी हमको समझने के लिए समझने में बाधा उत्पन्न करती है। भौतिक बाधाएं क्या हैं? भौतिक बाधाएं वो हैं जैसे कि डिस्टेंस हो जाना मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के बीच में, या बहुत ज़्यादा लाउड हो जाना, शोरगुल होना, या कुछ ऐसी देखने से संबंधित बाधाएं आ जाएं, दृश्य संबंधित बाधाएं आ जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पास में खड़ा है, आप कुछ बोल रहे हैं तो आराम से सुन लेगा, लेकिन थोड़ी सी दूरी बढ़ने पे क्या होगी,
उसके बीच में और भी जो ध्वनियाँ हैं वो आके काम करना शुरू कर जाएंगी और आवाज़ या ध्वनि या जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा का काम करती हैं। चौथा है बच्चों भावनात्मक बाधाएं। भावनात्मक बाधाओं से मतलब यहाँ पे है कि गुस्सा में होना व्यक्ति का, भय में डरा हुआ होना या तनाव जैसी स्थिति होना, ये सब जो है भावनात्मक के अंतर्गत आते हैं और ये सब भी कहीं न कहीं हमारे कम्युनिकेशन में बाधा का काम करते हैं। संवेदनशीलता, संवेदनशील बाधाओं से यहाँ पे तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं वो बहुत कुछ मैसेज में काम करते हैं, खास करके विश्वास कर लेना किसी के ऊपर या विश्वास ना करना, पक्षपात कर लेना, किसी के पक्ष में आप बोल देना या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जो कि गलतफहमी या असहज स्थिति पैदा कर दे, तो हम कहेंगे कि इसमें जो बाधाएं आई वो संवेदनशीलता के कारण आई। प्रौद्योगिकी बाधाएं बच्चों, हम जानते हैं कि आज के युग में सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है और हम धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी पे निर्भर भी होते जा रहे हैं। अब बाधा की स्थिति कब आती है? जब आपका नेटवर्क फेल हो जाए, जब आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो जल्दी से अपलोड ना हो या उधर कोई डाउनलोड कर रहा है उसका डाउनलोड ना हो, तो मैसेज में क्या होगा, विघ्न आ जाएगा। संगठनात्मक बाधाएं बच्चों होती हैं जो संगठन से संबंधित होती हैं। अब संगठन में क्या चीज़ें हो सकती हैं? संगठन का नियम कानून हो सकता है, उसकी नीतियां हो सकती हैं, उनका स्ट्रक्चर हो सकता है संगठन का, अगर वो सही नहीं है या जो भी नियम आप बनाए अगर वो पारदर्शी नहीं है तब भी हमारा मैसेज जो है वो सरलतापूर्वक नहीं पहुंच पाता है। बच्चों लिंग बाधाएं क्या होती हैं? लिंग बाधा से मतलब यहाँ जेंडर से है। होता क्या है कि संप्रेषण की शैली में अपेक्षाओं या सामाजिक मापदंडों में जेंडर का बड़ा रोल होता है, लिंग का बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए आप एक महिला हैं, आप पुरुष से कोई मैसेज देना चाह रहे हैं पुरुष को, तो वहाँ पे एक हेजिटेशन बनता है, पता नहीं किस टाइप के व्यक्ति हैं, क्या रिएक्शन देंगे। ऐसे ही एक पुरुष है, अगर उसे किसी महिला को मैसेज देना है तो भी उसके साथ यही होता है। अगर हम अपने सेम जेंडर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो ज़्यादा सरल ढंग से, तो लिंग भी कभी कभी बाधा बन जाती है, कभी कभी मैसेज अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बुरा हो जाता है। अगर अच्छा हो गया तो ठीक, लेकिन मैसेज नहीं मिल पाया या किसी कारणवश उसमें कुछ और चीज़ें आ गई तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तो जेंडर जो है वो बाधा बन गई। अब बच्चों जो अगला पॉइंट है वो है सुनने की बाधा। आप किसी को सुनाई कम दे रहा हो, किसी को बहुत ऊंचा सुनाई दे रहा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप तो नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं लेकिन अगले को सुनाई नहीं दिया, तो ये समस्या जो है बनी रहती है। और बच्चों लास्ट है इसमें गैर भाषणिक बाधाएं। इसमें क्या होता है, हम कोई भाषा वैसा नहीं यूज करते हैं बल्कि शारीरिक हाव भाव, चेहरे का भाव बना लेते हैं, तो शरीर की भाषा एक अलग हो जाती है। जैसे आप बहुत फास्ट जाते हैं कहीं पे, तो अगला जो मैसेज देना चाह रहा हो उसको लगता है यार ये बहुत जल्दी में, आपसे बात नहीं करता, आपके हाथ के इशारे से वो समझ जाता है कि ये मैसेज लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं। ये सब शारीरिक भाषाएं कभी कभी क्या करती हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा कर देती हैं, आना है नहीं आना है। अगर हम इसको शारीरिक भाषा से बताएंगे तो अगला क्या समझ रहा है उस पर निर्भर करता है। बच्चों हम जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया में अवरोध की उत्पत्ति कैसे होती, प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया तो आप जानते हैं ना कि कोई जब हम मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। सेंडर है, सेंडर मैसेज भेजेगा, कोडिंग करेगा, एक चैनल लेता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में आपको बताए थे अच्छे से। तो एक जब प्रक्रिया के रूप में कोई मैसेज पास होता है तो वहाँ पे किस तरह की रुकावटें देखने को मिलती हैं। बच्चों इसमें कुल 6 तरह की रुकावटें हैं प्रक्रिया में, और हम लोग कुछ डायग्राम के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चों जैसे पहला है संदेश सूचना के विकसित होने से संबंधित कठिनाई।
संदेश या सूचना के विकसित होने से संबंधित कठिनाई है। मतलब ये जब कब शुरू हो जा रही है समस्या, जब हम डेवलप करते हैं मैसेज को, ठीक है। मैसेज को जब हम बनाते हैं या विकसित करते हैं, उस दौरान जो समस्याएं होती हैं वो मैसेज के अंदर आ जाती हैं। हम मैसेज में उन सब चीज़ों को सम्मिलित कर देते हैं, या हमें वो सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब संदेश को बनाया जाता है बच्चों, या उसका विकास किया जाता है, तो उस दौरान कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से सूचना का विषय सामग्री, जो हम उस सूचना का सब्जेक्ट विषय क्या डालें, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। ये उस क्षमता को दर्शाती है जो अनुभवी व्यक्ति हैं। अनुभवी व्यक्ति क्या करते हैं, संदेश में या सूचना में विषय वस्तु सही सही रखते हैं। दूसरा है बच्चों, युक्तियों विचारों के व्यक्ति से संबंधित कठिनाई, डिफ़िकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। यदि कम्युनिकेटर जो है, सेंडर जो है, या जो रिसीवर है, वो लिखने पढ़ने की क्षमता अगर उनमें कम है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, या सब कुछ होने के बाद भी अनुभव की कमी है, तो संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान प्रभावपूर्ण संप्रेषण संभव नहीं होता है। अधिकांशतः बच्चों व्यक्तियों में जो वोकैबुलरी होता है ना, शब्दकोश, उसका अभाव होता है। व्याकरण सही से वो समझ लिख बोल नहीं पाते हैं। तो जब हम बहुत क्लिष्ट भाषा का उपयोग करके मैसेज का निर्माण करेंगे, तो वहाँ पे अभिव्यक्ति तो हम कर देंगे, लेकिन अगला उसको समझ नहीं पाएगा और उसको कठिनाई होगी। तीसरा बच्चों, संदेश सूचना के प्रसारण या संचारण संबंधी कठिनाई, प्रॉब्लम इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। एक संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा, कठिनाई या समस्या उस वक्त उत्पन्न होती है जब प्राप्तकर्ता, जो रिसीवर है, उसके मध्य जो सेंडर है, उसके मैसेज को सही वो रीड कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं बच्चों। एक कारण हो सकता है कि ध्वनि बहुत तीव्र गति की हो, वहाँ पे लिखने में स्पष्टता ना हो, जो लिख रहा है वो पढ़ने में कठिनाई हो रही हो, या ऐसा शोरगुल नॉइस जो है वो हो रहा हो जिसका हमारे मैसेज प्रोसेस पे प्रभाव पड़ता हो। और चौथा है बच्चों, संदेश संप्रेषण के प्राप्ति संबंधी कठिनाई। बच्चों इसको हम एक डायग्राम से भी देखने का कोशिश करेंगे कि अगर प्रक्रिया चल रही हो मैसेज भेजने और प्राप्त करने की, तो उसमें कौन कौन सी दिक्कतें पैदा करती हैं जो कि मैसेज प्राप्त नहीं होता। क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं? वो दिक्कतें आती हैं बच्चों सुनने की समस्या, देखने की समस्या के कारण, या उस संदेशग्राही जो रिसीवर है उसका स्वास्थ्य कैसा है बच्चों। खराब अगर माध्यम उसने चयन किया है, तब भी मैसेज जो है वो अच्छे से अगले को मिल नहीं पाता है। तो ये सब ढेर सारी समस्याएं हैं, और प्रक्रिया के रूप में जो समस्याएं हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उसको आइए हम लोग एक डायग्राम से समझने और देखने का प्रयास करें। बच्चों ये प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि सेंडर जो है वो रिसीवर तक मैसेज अपना पहुंचाता है। एक आप मैसेज को हमने ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल मैसेज, और लास्ट में आप देख रहे हैं रिसीवर है। इस बीच में कुछ प्रक्रियाएं जो है घटित हो रही हैं। अब बच्चों मौलिक संदेश आप देख रहे हैं कि भेजा जा रहा है, और ये जो भेजा जा रहा है संप्रेषण सेंडर द्वारा। मान लीजिए संस्था के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंडर ने मैसेज भेजा निदेशक मंडल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये मैसेज 100% पहुंच जाता है, ठीक है, कोई बाधा वाधा नहीं होती है। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस मैसेज को वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजता है, उपाध्यक्ष जी के पास, तो ये मैसेज जो है मूल मैसेज ना होकर के 65% ही रह पाता है। उसमें किसी व्यवधान के कारण
पूरा मैसेज नहीं जाता है, या मैसेज को समझ जो आती है वो 65% ही आती है। ऐसे ही जब वाइस प्रेसिडेंट उस मैसेज को जनरल सुपरवाइज़र के पास भेजता है तो देखता है कि मैसेज उसका 56% हो जाता है, 9% यहाँ पे कम हो गया, 56% ही मैसेज जो है वो सुपरवाइज़र के पास। लेकिन जब आप इसी मैसेज को प्लांट के अंदर प्लांट मैनेजर के पास भेजते हैं तो प्लांट मैनेजर इसका 40%, अब आप सोचिए कि 100% मैसेज जाना चाहिए था, पहुँच कितना रहा है 40%। और अगर प्लांट मैनेजर या संयंत्र प्रबंधक उस मैसेज को अपने नीचे जो जनरल फोरमैन होते हैं अगर उसको दे दिया तो वो देखता है कि वो मैसेज जाके 30% हो जाता है। आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। उसके पीछे वही जो हमने अभी चर्चा किया आपसे कि भाषा से संबंधित या सुनने और देखने से संबंधित जो समस्याएं हैं वो निरंतर बनी रहती हैं। अब आप देखिए कि 100% हमारा मैसेज था, हो गया कितना 30%, फाइनली 30% पे मैसेज पहुंच गया। अब जो हमारा फाइनल मैसेज जो रिसीव होता है लास्ट में, जो रिसीवर है, अभी तो ये सब चैनल था हमारा, रिसीवर के पास कितना पहुंचता है 20%। अब आप सोच लीजिए कि अगर हम सेंडर से रिसीवर तक के बीच में देखें तो मैसेज हमारा डन कितना हो रहा है 20%। किन कारणों से हो रहा है 20%? 80% मैसेज का क्या हुआ, 80% मैसेज हमारे रुकावटों के कारण नहीं पहुंच पाए अगले तक, और एक छोटा सा मैसेज लास्ट वाले को मिला। अब आप सोचिए कि मैसेज में जो भावनाएं रही होंगी, जो उसमें चीज़ें रही होंगी, वो तो ख़त्म हो गया, अब तो बचा नहीं, वहाँ पे कोई चीज़ बचा नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं बच्चों बाधाओं के रूप में जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। अब बच्चों अगर हम बाधाओं को देखें तो देखिए इस तरह से जो बाधाएं हैं, स्थिति, अगर लेफ्ट साइड वाले को अगर आप देखें तो जो स्थिति या स्टेटस इफ़ेक्ट है बच्चों, वो हमारे मैसेज ओरिजिनल मैसेज से और रिसीवर तक में जो कम हो रहा है, 100 से 20 तक पहुंच रहा है, उसका कारण है बच्चों। एक तो शाब्दिक वाला हमारा है, शाब्दिक का मतलब जो वही भाषा वाला। दूसरा बच्चों ये हमारे उन फिजिकल डिस्ट्रक्शंस जो हमारे हैं या जो भावनात्मक डिस्ट्रक्शंस हैं या जो हमारे कल्चरल हैं, हमने लगभग सभी को अब थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस किया कि ये सब चीज़ें मिल करके, सब बातें मिल करके हमारे मैसेज को जो कि 100% होना चाहिए, इसको कहाँ पहुँचा दे रहा है 20% पे। तो इसका कारण कौन है बच्चों? इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, ये सब इसको रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब कारणों के वजह से हमारा मैसेज जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है। अब बच्चों आइए 5वें नंबर का देखा जाए कि 5वां और 6वां नंबर जो हमारा था कि संदेश संप्रेषण की व्याख्या संबंधित कठिनाई एक तो आती है, और दूसरा समस्या आता है संप्रेषक व रिसीवर, जो सेंडर है और रिसीवर है उनके मध्य अगर कुछ भिन्नता है, कुछ डिफरेंसेज हैं तो वह भी बच्चों समस्या पैदा करती हैं। 5वां अगर पॉइंट हम देखें कि संदेश की व्याख्या अगर अगला नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण, प्रॉब्लम इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। यह कठिनाई तब उत्पन्न होती है बच्चों जब संप्रेषण प्रक्रिया अपना पूर्ण रूप धारण करने की अवस्था में हो। प्रक्रिया मतलब लगभग ख़त्म हो गई रही, ऊपर सेंडर से लेकर रिसीवर तक हम लास्ट पॉइंट पे हों, तो ये उस समय अवस्था प्राप्त होती है यदि संदेश प्राप्तकर्ता व प्रेषक की पृष्ठभूमि, शब्दकोश व उसकी भावना में अंतर हो, दोनों में अंतर अगर हो जाए, जिस भावना से वो भेज रहा है उस भावना से अगर मिले ना, तो उस मैसेज का बच्चों स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं अगला उसको उस तरह से समझ नहीं पा रहा, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा।
छठवां नंबर पे है बच्चों संप्रेषक और संदेश प्राप्त करता है। सेंडर और रिसीवर के बीच अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो वो भी बाधा का काम करती हैं। अब ये डिफरेंस क्या हो सकता है? ये डिफरेंस बच्चों हो सकता है आयु का, लिंग का, संस्कृति का, जाति, मजहब, संप्रदाय, इन सब चीज़ों का अगर अंतर है तब भी मैसेज उसी तरह से नहीं प्राप्त होता है। जिस भावना से आप भेज रहे हैं उस भावना से वो प्राप्त नहीं होता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि संप्रेषण के अवरोधक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, उस और कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों कुल 6 प्रकार के अवरोधक तत्व हैं जो अभी हमने आपके समक्ष कई पॉइंट्स रखे हैं, उसी का अब हम लोग एलिमेंट्स के रूप में चर्चा करेंगे। विधिवत इसको जानने का प्रयास करेंगे कि वो 6 कौन कौन से हैं और वो 6 को हम लोग उसका अलग अलग, उसमें भी कुछ विशेषताएं और कमियां हैं, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से उनके अंदर कौन कौन सी मुसीबतें, समस्याएं होती हैं। अब भाषागत का तो बच्चों अभी हम लोगों ने बात किया, संगठनात्मक अवरोध भी हमने बताया कि उनका नियमन, उनका पॉलिसी, भावनात्मक अवरोध, भौतिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और संस्कृति अवरोध। तो कुल 6 हैं। 6 में से हम लोग सबसे पहले कौन सा लें? शब्दार्थ या भाषागत अवरोध। बच्चों शब्दार्थ या भाषागत अवरोध जो है इसमें भी कई पॉइंट्स हैं। अगर हम उसको समझें, जैसे इसमें पहला है कि त्रुटिपूर्ण या गलती से कोई संदेश बन गया हो। ठीक है, त्रुटिपूर्ण शब्द में अभिव्यक्त संदेश हो गया हो, मिसस्पेल्ड, गलत अनुवाद उसका हो गया हो, अस्पष्ट मान्यताएं कुछ उसमें समाहित हो गई हों, अस्पष्ट पूर्व धारणा अगर उसमें व्याप्त हो गया हो, और तकनीकी शैली का प्रयोग जो है वो सही से ना हुआ हो तो बहुत ही कम समय में बच्चों हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि गलती से लिखा गया संदेश का क्या मतलब है। बच्चों अर्थहीन या कभी कभी हम बहुत ही हल्के शब्द का प्रयोग कर लेते हैं संदेश को बनाने में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो मैसेज है वो कुछ और ही एक्सप्रेस्ड करता है, रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज कुछ अलग ही चीज़ों को दर्शाता है, और वो जो अगले को समझ आता है वो हो सकता है कि अशिष्ट हो सकता है कि उसको शर्मिंदगी महसूस कराए, हो सकता है कि कई चीज़ों को बार बार वहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही हो। तो ये सब इस तरह की समस्या है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद का मतलब है बच्चों, फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब है किसी संगठन में जब प्रबंधक संदेश को अब किसी रिसीवर के पास भेजता है तो वहाँ पे कभी कभी लापरवाही हो जाती है अनुवाद करने में। ठीक है, और जब भी आप किसी चीज़ को जो बोलना चाहिए वह ना बोल करके कुछ और बोल जाएंगे तो पूरा का पूरा मैसेज जो प्रक्रिया है वह ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि अगले को आपने अनुवाद करना था कुछ और उसके बदले कुछ और बोल दिया, तो अगला वही सेंस लेगा जो आपने अनुवाद में लिखा हुआ है। या अनुवाद कौन करता है? मैसेज भेजने वाला तो मैसेज भेज दिया, जो रिसीवर है वो उसका अनुवाद ट्रांसलेशन करेगा अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों तरह से हो सकता है। मैसेज बनाने वाला भी गलत अनुवाद करके वो शब्दों का चयन कर ले, या रिसीवर मैसेज को समझने के लिए गलत अनुवाद कर ले, तब भी दिक्कत होती है। अस्पष्ट मान्यताएं, अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस जो है या वेग बिलीफ्स जो हैं, ये क्या करती हैं बच्चों की प्रायः देखने में आता है कि जो रिसीवर है उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है यह बहुत निर्भर हो जाता है उस मैसेज को समझने में। अगर वह किसी ऐसे क्षेत्र से आता है जहाँ पे लोग कम किसी को महत्व देते हैं, ठीक है, तो वो जब या कम अनुमान लगा पाते हैं, अनुभव की कमी होती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगला संदेश को देखते ही कहेगा कि
हमारे समझ में आ गया है, लेकिन उसको आता नहीं है। और जब किसी को मैसेज समझ में ना आए और वो यह कह दे कि हमें समझ में आ गया है, तो कैसी दिक्कतें आएंगी? तो परेशान रहेगा समझाने में, समझने में, या जिस लिए आपने मैसेज भेजा है किसी काम के लिए ही भेजा होगा, तो वो काम सरलतापूर्वक नहीं हो पाती। अब बच्चों, चौथा पॉइंट है अस्पष्ट पूर्व धारणा। आपने कुछ ऐसी धारणा बना ली अपने दिमाग में जिसके वजह से भी कभी कभी मैसेज सही से नहीं मिल पाता है। जैसे आपने अनुमान लगा लिया कि आज तो फला दिन है, तो साहब का जो मैसेज आया होगा ऐसा ही आया होगा, उसी के बारे में है। तो आपने मैसेज को अनुमान के आधार पर, आपने मैसेज रीड नहीं किया, आपने अपना दिमाग लगा लिया, तर्क लगा लिया कि बस करिए वही आएगा, हाँ महीने का लास्ट है तो ऐसा ही मैसेज पिछले महीने भी आया था, डराने धमकाने या जो भी हो, आपने एक अनुमान लगा लिया और उस अनुमान के आधार पे आप कार्रवाई कर दिए। बच्चों, दूसरा पॉइंट है जो हमने 6 चर्चा किए थे, उसमें जो दूसरा पॉइंट होगा वह होगा संगठनात्मक अवरोध। संगठनात्मक अवरोधों में भी आप देखिए, संगठनात्मक नियम नीतियाँ, किसी संस्था के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी कभी कभी बाधा उत्पन्न करते हैं, अगर वो सही ना बने हुए हों या काम को करने के दौरान वही नियम उनके लिए बाधा का काम करता हो। जटिल संगठनात्मक संरचना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जिसमें आपका मैसेज प्राप्त करने वाला और भेजने वाला दोनों के बीच कोई सामंजस्य ही ना हो, ठीक है। संस्था का जो संगठन का संरचना बनती है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कि तत्काल आपका मैसेज पास हो, लेकिन अगर विलम्ब होता है किसी कारण से तो ये संगठन का, उसकी संरचना का दोष माना जाएगा। संगठनात्मक सुविधाएं, संगठनात्मक सुविधाओं का यहाँ पे तात्पर्य है कि कोई भी संस्था है तो अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, लिखने के लिए सामग्री उपलब्ध करवाता है, अगर आप टेलीफोन या मोबाइल से बात कर रहे हैं तो उसकी सुविधा उपलब्ध करवाता है, अगर आप कोई चीज़ देखना चाह रहे हो मैसेज वीडियो के माध्यम से या कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो वो सब सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो बाधा बन जाएगी संस्था के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है बच्चों, प्रतिष्ठात्मक संबंध। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिष्ठा का रूप ले लेता है। बच्चों, संगठन में कई विभाग होते हैं और हर विभाग अपने अलग अलग उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए कार्य करते हैं। कर्मचारी जो है वो हमेशा यह देखता है कि उसका काम समय से पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके लिए वो भयभीत भी रहता है। क्यों रहता है? क्यों? जानता है अगर काम नहीं हुआ तो उसकी प्रतिष्ठा पे बात आ जाएगी, उसके मान मर्यादा पे उसको जॉब से निकाला जा सकता है, या उसको सबके सामने मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा सकता है। तो ये डर का जो या विवाद की जो स्थिति बन रही है वो क्यों बन रही है? प्रतिष्ठा के कारण बन रही है कि फला विभाग तो प्रोग्रेस कर रहा है, मेरा भी करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों कि वो बाधा भय के कारण आती है, उस डर के कारण आती है जिसको हम प्रतिष्ठा मान बैठे हैं और समय से हम सूचना को नहीं देते हैं। पांचवा पॉइंट है बच्चों, संप्रेषण सामग्री का घटिया रख रखाव। अब आप देखिए कि आप जानते हैं कि कई ऐसे अवसर होते हैं संस्थाओं में जो कि वो पुराना डेटा देखता है। जैसे अगर आप एक मौसम विशेष के लिए कोई वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, जैसे जाड़े के कपड़ों का, तो आपको एक डेटा चाहिए कि जाड़े में कितनी प्रोडक्ट बिकती हैं। तो ये डेटा कब मिलेगी आपको? जब उसका सही से रख रखाव हो। तो भविष्य को देखते हुए अगर हमारा रख रखाव सही नहीं है या गंभीरतापूर्वक हम उसको नहीं देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमारा सफल नहीं होगा, क्योंकि हमें जो मैसेज चाहिए या जो मैसेज हमें हमारा होना चाहिए
वो आवश्यकता अनुसार नहीं है, मूल दस्तावेज का अभाव है, तो हम वहाँ पे कम्युनिकेशन को सफल नहीं मान पाएंगे। अब बच्चों तीसरा पॉइंट जो है भावनात्मक अवरोध, इसमें भावना में कई चीज़ें शामिल होती हैं, लगभग 10-12 पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले कि अपरिपक्व मूल्यांकन अगर कोई कर दे किसी मैसेज में, भावनात्मक दृष्टिकोण उसका क्या है, संप्रेषण पर अविश्वास की स्थिति बन जाती है, कभी कभी चयनात्मक दृष्टिकोण हो जाता है लोगों का, अल्प धारणाशील शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, अनावश्यक मिश्रण व विरूपण कर देते हैं मैसेज का। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा। सबसे पहले हम देखते हैं अपरिपक्व मूल्यांकन। बच्चों अपरिपक्व मूल्यांकन से तात्पर्य है कि संदेश जो है वो सुविधानुसार बनाए जाते हैं हमेशा कि अगले को समझ आए, लेकिन अगर हमने उसको जो मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने मैसेज भेजा किसी को और उसने उस मैसेज को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। जैसे हमने कहा आपको 10 तारीख को आना है, आप 10 तारीख आपने पढ़ा, फिर आपको लगा कि 10 तारीख को 11 को जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 10 का महत्व जो था उसका हमको मूल्यांकन करना था। हमने 11 को वहाँ पे प्लान बनाया, तो हमने देखा कि मैसेज तो मिला उनको, लेकिन उसको उन्होंने माना नहीं, और जिसके कारण हानि का सामना करना पड़ा संस्था या व्यक्ति को। दूसरा बच्चों भावनात्मक दृष्टिकोण। अब आप देखिए कि अधिकांश व्यक्ति का स्वभाव जो है वो कैसा होता है, भावनात्मक रूप से वो काम करने का आदत होता है, और जहाँ भी भावना होगी बच्चों वहाँ गुस्सा, प्यार, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अक्सर आदमी या जो बॉस है या जो वहाँ पे अधिकारी है वो क्या करता है, तो काम पूरा ना होने की स्थिति में गुस्सा या नाराज़गी दिखाता है, और उस नाराज़गी का जो या गुस्से का जो या क्रोध का जो परिणाम होता है वह भ्रमित करने वाला होता है। अगले को जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी वो नहीं समझ आता है, और वहाँ पे उस भावना, उस गुस्सा, उस प्यार के कारण मैसेज हमारा अधूरा रह जाता है। तीसरा पॉइंट है संप्रेषण पर अविश्वास। संप्रेषण पर अविश्वास का मतलब है कि एक संगठन में कई वरिष्ठ या अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं। अगर कोई सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर के साथ बदतमीजी कर दिया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो बदतमीजी या जो डांटना फटकारना है वो क्या हो जाएगा, वो जो जूनियर है उसके लिए हतोत्साहित करता रहेगा, वो डर जाएगा, वो भविष्य में चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेगा। उसको लगेगा क्या करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे और क्या करेंगे। तो मैसेज में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर अविश्वास की स्थिति आती है तो मैसेज का या संप्रेषण का प्रभाव लगभग शून्य हो जाता है या नष्ट हो जाता है। अब बच्चों अगला पॉइंट है चयनात्मक दृष्टिकोण, सेलेक्टिव अप्रोच। व्यवसाय में व्यक्ति का नज़रिया जो होता है बच्चों वो सेलेक्टेड होता है, वो कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लेगा और कुछ चीज़ों को छोड़ देगा। ऐसे मैसेज में भी वही सेम चीज़ों करता है। मैसेज पढ़ेगा, ओपन माइंड से अगर वो पढ़ रहा है, खुले दिमाग से पढ़ रहा है, तब तो समझ में आएंगे। और कहीं सोच लिया क्या लिखा होगा इसमें, शुरुआत तो साहब ने किया है तो ऐसे ही आगे भी कुछ होगा, तो यह उसने 10 पॉइंट पढ़ा, 10 में से 5 पॉइंट को महत्व दे दिया कि नहीं मैसेज में 5 पॉइंट ही ठोस लग रहे हैं और सब तो होता रहेगा। तो ये क्या हुआ, हमने अपना दृष्टिकोण कैसा बना लिया, चयनात्मक बना लिया। कुछ चीज़ों को हमने लिया, कुछ को छोड़ दिया। ये उस समय आता है बच्चों जब हम या तो बहुत ज़्यादा हम विद्वान अपने आप को समझें, या फिर हम अपना दिमाग संकीर्ण कर लें कि नहीं जो आता है हमें ही आता है और किसी को नहीं आता है। तो वहाँ पर भी मैसेज में यह अवरोध का काम करता है। बच्चों 5वां पॉइंट है अल्प धारणशीलता। अल्प धारणशीलता का मतलब होता है न्यूनतम चीज़ों को अपना मानना। जैसे अभी आपने देखा कि
जो मैसेज था हमने 100% मैसेज भेजा, मिला कितना अगले को? 20% ही मिला। तो अब वो जितना मिला उतना ही तो ग्रहण करेगा। तो अल्प धारण का मतलब ये है कि शोरगुल के कारण अगर मैसेज या किसी व्यवधान के कारण मैसेज अगर कम मिला है उसको, तो जितना भी मिला उतने से ही वो डिसीजन मेकिंग कर लेगा। ठीक है। एक मौलिक संदेश अगर डायरेक्टर द्वारा दिया जाता है, जो हमने ग्राफ में दिखाया था, कि वो लास्ट में रिसीवर के पास जाते जाते कम हो जाता है। तो कम होना मतलब जो भी बचा हुआ मैसेज है वही उसके लिए मैसेज होगा। अनावश्यक मिश्रण व विरूपण, अनयूजफुल मिक्सिंग एंड किलिंग ऑफ ओरिजिनलिटी। बच्चों, एक संगठन में कर्मचारी अपने जो दृष्टिकोण हैं उनके, उसके अनुसार चीज़ों को समझने का कोशिश करता है। जो अर्थ वो समझता है उस अपने बुद्धि विवेक के अनुसार समझता है। कई बार जब संदेश जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसके बीच जो प्रोसेस होता है, उसमें व्यक्ति अपना क्या करता है, निजी स्वार्थ देखने लगता है कि यार उसमें मैसेज जो है अगर हम इसको कुछ और बढ़ा चढ़ा के बताएं तो अगला खुश हो जाए, इस तरह से उसमें मिश्रण कर देता है। मैसेज में अपनी भावना मिला देता है, अपनी बातों को डाल देता है। मान लीजिए आपने ओरली मैसेज के लिए कहा किसी को कि जाओ तुम मुझसे ये बात कह दो। अब वहाँ जाके आपने तारीफ़ करने के बजाय आपने पहले बॉस की शिकायत कर दी, अरे वो तुम ही को परेशान करते हैं, बार बार तुम ही को काम देते हैं। फिर वो मैसेज दे रहा है कि आपको इस हफ्ते 10 यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन करना। अब उसको लगेगा सामने वाले को कि ये सही कह रहा था, हमें ही परेशान करते हैं। उसकी भावना जो हो गई मैसेज रिसीव करने की अलग हो गई। तो जब हम भी अनावश्यक उसमें कोई मिश्रण कर देते हैं मैसेज में, तो यह स्थिति बनती है। चुनिंदा धारणा से मतलब है बच्चों सेलेक्टिव परसेप्शन से वही कि अगर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारा मानसिक स्थिति उस मैसेज को समझने में सक्षम है तब तो ठीक है, नहीं तो जितने पॉइंट्स को समझता है उतना ही वो धारण करेगा और चीज़ों को छोड़ देगा, सेलेक्टिव माइंड का। और उसका अर्थ जिसका निकल पाएगा उसका निकालेगा, नहीं तो कहेगा ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें। ठीक है। अब बच्चों 8वां पॉइंट है उच्च अधिकारियों का व्यवहार। अब आप देखिए कि अगर व्यवहार कटुता का है, हमारे सीनियर्स जूनियर को अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आत्मविश्वास में कमी आने लगेगी। जो लोअर क्लास का एम्प्लॉई है उसको लगेगा यार वो हमेशा गलत ही रहता है, जो भी काम करेगा गलत ही होगा, तभी तो साहब डांटते हैं, तभी तो सर डांटते हैं। तो सर के डांटने वाली बात क्यों डांट रहे थे, काम पूरा ना होने के कारण, लेकिन वो धीरे धीरे उसको लगता है कि वो सही व्यक्ति नहीं है, इसीलिए उससे गलती होती है काम में या काम नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे व्यवहार जो है वो कभी कभी बाधा बन जाती है, अगले के आत्मविश्वास को डाउन करने लगती है। 9वां पॉइंट है बच्चों बुद्धि की वास्तविक भिन्नताएं। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है। इस क्लास में 20-25 बच्चे हैं, उसमें से 4-6 बहुत अच्छे समझेंगे, 10-5 सिर्फ सर हिलाएंगे, हाँ हाँ आ रहा। कुछ बच्चों एकदम रिएक्शन नहीं देते हैं, बस हंसेंगे बैठ के क्लास। आप उनसे पूछिए तो उनका आंसर होगा नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तब स्माइल क्यों कर रहे थे क्लास में जैसे सब समझ रहे हो। तो इस तरह की समस्याएं बच्चों आती हैं कि हम बुद्धि की वास्तविक भिन्नता को भी अवरोध के रूप में रखते हैं। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कह दिया कि यार तुम बस से क्यों आते हो, घर से ट्रेन से आया करो। अब अगला जब बस से आता था तब उसका टाइम फिक्स था कि वो बस आया, रोड पे खड़ा हुआ, एक बस आ गई, बैठा और जितने समय में ऑफिस पहुंचना था पहुंच गया। लेकिन जब वो दूसरे की बात मान के ट्रेन से स्वीकार कर लिया तो वहाँ जाके बैठा और देखा कि ट्रेन तो 2 घंटा लेट है, तब उसको समझ में आता है कि यार जो उसको ज्ञान दिया, जो उसको समझाया, उसकी अपनी बुद्धि थी, लेकिन मेरी बुद्धि क्या कहती है, मुझे तो टाइम से पहुंचना था। तो यहाँ पे बच्चों जो समझने वाली बात है कि अगर हम
दूसरे के विवेक पे भरोसा करते हैं तो वहाँ पर भी वो अवरोध का काम करता है। अब 10वां पॉइंट है बच्चों, भावनात्मक या इमोशन। अभी हमने बताया बच्चों कि जब भी हम किसी को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, उसको डराते धमकाते हैं, उसको इतना बोल देते हैं कि वह जो है निगेटिव होने लगता है, वह चीज़ों को नकारात्मक रूप से ग्रहण करने लगता है, तब आपका जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो क्या होगा, वो उसी भाव में लेगा। इमोशनल जो चीज़ें हैं, तो हमारे संस्था में इमोशनल जो फैक्टर्स हैं उसको थोड़ा सा अगर आप रिमूव करके रहेंगे तो हमारा शांत मन से, शांत दिल के भाव से जब आप चीज़ों को लेंगे तो वहाँ पे मैसेज जो है अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अहंकारिता, एगोटिज्म या एरोगेंस। एरोगेंस से मतलब यहाँ पे बच्चों अहंकार का होना। जैसे कि ऐसे व्यक्ति बहुत बुरे श्रोता होते हैं जो यह मान लेते हैं कि उसे सब कुछ आता है। अगर कोई आपके सामने ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो बहुत विद्वान हो तो सच मानिए आपकी बात को इग्नोर कर जाएगा। आप कुछ भी बोलिए, कितनी भी अच्छी बात बोलिए, वो मुंह उधर घुमा लेगा या दूसरी तरफ देखने लगेगा या दूसरा बात करने लगेगा। ये क्या है? ये अहंकारिता। ऐसे ही बच्चों सेंडर और रिसीवर के बीच भी संबंध होते हैं। जब कोई रिसीवर अहंकारिता से भर जाए तो मान लेता है ये क्या बताएंगे, हमको आता है, यही कहेंगे कि जाके काम कर लो, तो इनके कहने की क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगा। आप देखते होंगे बच्चे कभी कभी ऐसे जवाब भी देते हैं कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, ये एरोगेंस को दिखाता है कि आपने तो उनकी पूरी बात, फिर अगला भी कहता है अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं ये बात नहीं कह रहा था। तो कहेगा नहीं नहीं हम जानते हैं आप क्या कहेंगे। तो हम जानते हैं क्या कहेंगे और अगला कह रहा है कि सुन तो लो, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों के बीच में आपको एरोगेंस या अहंकार दिखेगा बच्चों। और एक पॉइंट लास्ट है कि कम सुनाई देना। अब आप बताइए किसी को कम सुनाई दे रहा है तो आप कितना भी बढ़िया मैसेज दें, आधा सुनेगा आधा स्किप कर जाएगा, तो वहाँ पर भी हमारा मैसेज काम नहीं करेगा या उसमें रुकावट क्या आएगी, कम सुनना। अब बच्चों चौथा पॉइंट जो है, जो 6 पॉइंट हमने लिया था उसमें से चौथा है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध में बच्चों कुल 4 पॉइंट हैं कि शोर व समय, ये हम लोगों ने पहले ही सामान्य जो बाधा थी उसी में हमने देख लिया था। दूसरा बच्चों साहित्यिक विस्फोट, हैलो प्रभाव और धन वित्त संबंधित बाधा। ये जो भौतिक बाधाएं हैं, ये इनमें से 4 को हमने रखा हुआ है, तो बहुत सारे, लेकिन ये बाधाएं जो है प्रबल रूप से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। बच्चों शोर, समय व दूरी, नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो संप्रेषण प्रक्रिया में शोर एक बहुत बड़ा बाधा है और एक भौतिक बाधा के रूप में इसको हम शामिल करते हैं। एक आप जानते हैं कि व्यवसाय के अंदर कारखाने में मशीन भी चलते हैं, कलपुर्जों की आवाज़ भी होती है, और अक्सर देखा जाता है कि जब मशीन बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा हो वहाँ पे आप कोई मैसेज दें, पास करें, तो वो शोर शराबे में मैसेज दब जाता है। साथ ही साथ समय व दूरी भी संप्रेषण को बहुत उच्च स्तर पर प्रभावित करती हैं। एक संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच दूरी व समय ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। कम समय में अगर मैसेज मिल जाए और कम दूरी से मैसेज मिल जाए तो मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। एक देश या एक स्थान की भौगोलिक स्थिति किन बातों पर निर्भर करती है? वहाँ के जलवायु पे निर्भर करती है, वहाँ के पर्यावरण स्ट्रक्चर पे निर्भर करती है। तो जहाँ का जैसा वातावरण हो वहाँ उस तरह के संदेश को देखना चाहिए और अवरुद्ध चीज़ों को, जो मैसेज को रोक रही हैं, उसको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। दूसरा है बच्चों साहित्यिक विस्फोट,
लिटरेरी एक्सप्लोजन। आज जो विज्ञान या ज्ञान है वो बहुत ही ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है। हर चीज़ का कोई ना कोई बच्चों आपको किताब मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप देखते हैं कितनी ज्ञान आती है, सब कहेंगे कि आप ऐसा कर लें तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, ये वो। अगला पता लगा खुद बीमार क्यों ना हो। तो इस तरह से भी लोग ऐसा ऐसा ज्ञान आजकल लोग बांट रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ज्ञान का तो एकदम भंडार, या वो जो भंडार था वो भी विस्फोट कर गया है। दूसरे की बात को अपना बात कह के बताएंगे। ये नहीं लिखेंगे कि ये कौन महापुरुष बोले हैं, लिख देंगे लाइन कि सुबह उठना चाहिए, खुद भले ना उठें। तो ये इस तरह का ज्ञान जो है वो मैसेज के रूप में अगर आ जाता है तो हम उसको मानते हैं कि जो होना चाहिए वो ना होके कुछ और है। और साहित्य का मतलब यहाँ पे बच्चों वही है कि जो पुस्तकें हैं, जो ज्ञान का एक भंडार है, उसको हम साहित्य का दर्जा दें। हेलो प्रभाव क्या है बच्चों? एक संप्रेषक या संप्रेषण प्रक्रिया में जब दो या दो से अधिक संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होते हैं, तब संप्रेषण द्वारा प्रेषित संदेश के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं। प्रत्येक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है बच्चों, उसमें बातचीत की थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि संदेश को किस स्वरूप में आप भेज रहे हैं और अगला किस तरह से उसको प्राप्त कर रहा है, जब हम बातचीत करके उसको क्लियर करते हैं। जैसे आपने कुछ कहा, हमें नहीं समझ में आया तो हमने कहा कि सर आपने जो कहा इसका मतलब यही है ना। तो जब कन्वर्सेशन हो जाए सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो उसे हम हेलो प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों धन वित्त संबंधी बाधा। एक संप्रेषण प्रक्रिया में जो है कई बाधाओं के साथ साथ धन या वित्तीय संकट का भी प्रभाव देखने को मिलता है। लिखित सामग्री आपको लेना है, या कोई चैनल बनाना है, या कोई रिसर्च ही क्यों न करवाना हो, ठीक है, कोई संगोष्ठी करवाना है। कभी कभी मैसेज देने के लिए हमें एक सेमिनार का आयोजन करना होता है, ग्रुप डिस्कशन करना होता है, वर्कशॉप करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अब बच्चों पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत अवरोध, पर्सनल बैरियर्स। व्यक्तिगत अवरोध में बच्चों जो शारीरिक भाषा अवरोध का काम करती है, उच्च अधिकारियों संबंधी अवरोध भी होते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि इमोशनल वाले में कि डर की अवस्था बना देना, या उचित माध्यम न अपनाना, समय भाव को दिखाता है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये हमारे व्यक्तिगत अवरोध में आते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं शारीरिक भाषा को। शारीरिक भाषा बच्चों बॉडी लैंग्वेज, पूर्व में भी हमने इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया। यदि अंगूठे व तर्जनी को एक वृत्त का आकार देकर हम किसी को दिखाएं, अंगूठा और तर्जनी मतलब अंगूठा के बगल वाली उंगली को एक सर्किल बनाएं, तो क्या मतलब होता है इसका? ओके का होता है ना। गोला अगर हम बना के अपने अंगूठे और पहली उंगली से गोला बनाएं और इसको किसी को दिखाएं, तो क्या सोचेगा? कहेगा ये कह रहा ओके, ठीक है, वेल डन। इसका अर्थ है कि ओके, ये तो सबको समझ में आता है कि, लेकिन अगर कोई और शब्द बोल दे तो उसका मतलब होता है कि, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे जगह पे आपने जीरो दिखा दिया, ओके दिखा दिया, जो समझ में आ रहा है जीरो का मतलब, उसको क्या समझ में आ रहा है कि ये जीरो कहना चाह रहा है, कि आप शून्य हो गए हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पूछे इशारे से अपने सर से, सर मुझे जो मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन किया था कितना मिला, तो अगर वो सर्किल बना के बताए तो कैसे बताएगा? जीरो को ऐसे ही तो बताएगा, जीरो मिला है। अब वो सोच ले ओके 5 में से 5 आ गया, तो दोनों दो अर्थी हो जाते हैं। और ये शारीरिक भाषा के कारण आप सही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगले को सही समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखने की ज़रूरत होती है। दूसरा बच्चों पॉइंट्स जो इसमें आता है उच्च अधिकारियों संबंधी अवरोध।
जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं ना, उनका व्यवहार भी कभी कभी अवरोध। जैसे आप किसी को डरा दीजिए तो क्या होगा, वहाँ पे वो उसके अंदर, कर्मचारी के अंदर आत्मविश्वास आएगा ही नहीं, वो मैसेज को हमेशा निगेटिव रूप में देखेगा। दूसरा बच्चों, उचित माध्यम आपने नहीं लिया किसी चीज़ का। उच्च अधिकारी एक समान प्रवृत्ति उनकी एक होती है कि वो मैसेज को हमेशा चैनलाइज करके भेजते हैं, चरण वाइज भेजते हैं। जैसे वो अपने नीचे भेजे, फिर वो अपने नीचे भेजा, फिर लास्ट में मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि अगर वो उचित माध्यम अपना रहा है तो ठीक है, अगला मैसेज भी बताता जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट आके, देर हो रहा हो और डायरेक्ट जाके वो मिलना चाहें बाईपास करके, तब जैसे कोई साहब हैं और जाके 4th क्लास एकदम नीचे वाले कर्मचारी को काम दे दें, तो उसको लगेगा अरे ये तो मेरा काम है नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो अगर वो बीच वाला बाबू बीच में शामिल हो जाता तो उसको लगेगा कि हम, कोई दिक्कत होगी तो हम अपने ऊपर वाले से पूछ लेंगे क्या करना है हमको। तो इस तरह से उचित माध्यम ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। समयाभाव, कभी कभी जल्दीबाजी में व्यक्ति जो है वो मैसेज पर ध्यान नहीं दे पाता है, समय का अगर अभाव है तो ये भी बच्चों उसका एक बहुत बड़ा अवरोध का काम करता है। और चौथा बच्चों, ध्यानाभाव, अभिरुचि, अरुचि। अधिकांशतः देखा जाता है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो संदेश का प्रसारण जो है वो बहुत जागरूकता के साथ नहीं करते हैं। और जब आप जागरूक नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कि आपने भेज दिया, उसका काम है वो समझे करे, तो फिर अगला भी उसको इग्नोर कर देता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो काम सही से होना चाहिए उसमें रुकावट आने लगती है। तीसरा पॉइंट बच्चों इसी में है, अधीनस्थों से संबंधित कुछ अवरोध होते हैं। अधीनस्थ कौन होता है? सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? जो कर्मचारी होते हैं उन्हें हम अधीनस्थ कहते हैं। तो ये अधीनस्थ भी कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके कारण अवरोध होती है। जैसे संप्रेषण की अनिच्छा, उसके अंदर ना कोई इच्छा ही नहीं है कि वो काम करे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। एक संगठन या एक व्यवसाय अधीनस्थ जो है वो हमेशा एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि लास्टली काम तो ही करता है, अधिकारी तो काम देता है। अगर लापरवाही उसने कर दिया तो वो क्यों किया? वो अपने, हो सकता है अधिकारी से नाराज़ चल रहा हो इसलिए किया। दूसरा, किसी काम को छिपाना चाह रहा, अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो मैसेज को कार्रवाई में नहीं लिया। और संदेश का जो संदेश उसको मिला था, जो मिलना है उसको जैसे लेना चाहिए वैसे नहीं लिया, तो वहाँ पे उसकी इच्छा न दिखना कहलाएगा, या हम कहेंगे कि अधीनस्थ जो है वो अनिच्छा से काम कर रहा है। प्रेरणा का अभाव बच्चों, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर हम कर्मचारियों को समय समय पे मोटिवेशन नहीं देते हैं, अब मोटिवेशन में क्या आता है बच्चों, उनको प्यार से भी आप मोटिवेशन दे सकते हैं, डरा धमका के भी। मौद्रिक मोटिवेशन भी दे सकते हैं सैलरी वैलरी बढ़ा के, या अमौद्रिक में उनको माला वाला पहना दिए, कभी सम्मान दे दिए। तो इस तरह से उनको आप अगर नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, तो उनका काम के प्रति, आपके मैसेज के प्रति उनका इच्छा बहुत ही कम हो जाता है। अब बच्चों छठवां पॉइंट, पांचवा में हमने व्यक्तिगत अवरोध देखा। छठवां पॉइंट है सांस्कृतिक अवरोध, संस्कृति, कल्चरल बैरियर्स। बच्चों कल्चरल बैरियर्स जो होते हैं वो भी हमारे संप्रेषण में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं अवरोध, उसको हम देख लें पहले। भाषा की भिन्नता, उच्चारण एवं बोली, अभाषिक संप्रेषण, रूढ़िबद्ध धारणा, और सांस्कृतिक संदर्भ में भी हम कुछ चीज़ों को देखें। और छठा है, सातवां है बच्चों, कुल 7 हैं इसमें, शक्ति की गतिशीलता। तो ये सातों को हम लोग, ये सब रिपीटेड हैं, बस इसको संस्कृति में, चूँकि वहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा बस
वहाँ के विशेष स्थितियों को जाना। यहाँ हम थोड़ा सा संस्कृति के अनुसार जो घटनाएं होती हैं कम्युनिकेशन को रोकने में, उसका विस्तृत रूप देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, संस्कृति अवरोध का एक मुख्य कारण भाषा की भिन्नता है। हम जानते हैं कि हमारी भाषा कुछ और है, दूसरे शहर, दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से आए लोगों की भाषा कुछ और है। तो अलग अलग भाषाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो संदेश ठीक ठाक रूप में हम प्रस्तुत तो कर देंगे, लेकिन समझने में, अनुवाद करने में हमें कठिनाई होती है। उच्चारण और बोली को अगर हम देखें बच्चों, तो ये वहाँ के रहन सहन के हिसाब से चेंज होता रहता है। एक दूसरे को, उनकी भाषा तो ठीक है, लेकिन उनकी जो उच्चारण होती है, जैसे आप हिंदी अगर साउथ वाला बोलेगा तो उसका थोड़ा सा लय अलग होगा, करिए ना। वही चीज़ बिहार वाला यूपी में बोलेगा, यूपी वाला बिहार में बोलेगा, बंगाल वाला आके हिंदी भाषी में बोले, तो आप देखेंगे कि बोल तो रहा है हिंदी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग हो जा रहा है। जैसे किसी का नाम मान लीजिए प्रदीप कुमार है, अगर कोई बंगाली वाला बोलेगा तो पौरदीप कुमार, पौरदीप, अब आप प्रदीप बोलेंगे, तो वहाँ क्या हुआ, उच्चारण जो है चेंज हो गया। ऐसे ही बच्चों आभाषिक संप्रेषण है। आभाषिक में हम क्या डालते हैं, जहाँ भाषा ना हो तो शारीरिक हम हाव भाव प्रस्तुत करते हैं। जहाँ कुछ संस्कृतियों में आँख दिखा करके, मतलब आँख दिखा रहा है, उसको बड़ा दुश्मनी से लेते हैं, इसने हमें आँख दिखाया तो मैंने इसको ऐसा कहा, ठीक है। हाथों के इशारे से हम काम कर लेते हैं, हमने आना है तो हाथ को ऊपर से नीचे कर देंगे, नहीं आना है तो नीचे से ऊपर की ओर कर देंगे। मतलब ये इशारा जो है वो आभाषिक संप्रेषण होता है। लेकिन बच्चों, ये सब सारे इशारे ठीक है, आप घर में ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब एक औपचारिक संगठन की बात होती है तो वहाँ अपमानजनक या पीड़ादायक हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं। तो हम गैर भाषिक संप्रेषण में जब हम सही से समझ नहीं पाते हैं तो वो हमारे लिए अवरोध का काम करता है और हम ईगो से ले लेते हैं। सांस्कृतिक आचरण और मूल्य। बच्चों, कुछ संस्कृतियों में बहुत सीधे सरल लोग होते हैं, बड़ा मधुर भाषी होते हैं। आप हरियाणा में चले जाएंगे, वो लोग बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब आपके जैसा नहीं बोल रहे हैं चीज़ों को, जैसे आपको लगेगा कि यार इतना दबंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे संस्कृति और आचरण का देन है। और आप दिल्ली में जॉब करेंगे, आपको पूरे भारत, पूरे इंडिया के लोग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो एक दूसरे को लोग समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ गलतफहमियाँ जो हैं वो क्रिएट होने लगती हैं। आपको लगेगा कि आपको तुम तड़ाम करके लोग बात कर रहे हैं। अब आप यूपी के, मध्य यूपी में आप रहेंगे तो यहाँ पे बड़ा, जैसे लखनऊ जैसे जगह पे आपको आप करके बात कर, यही आप उत्तर प्रदेश में ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ तू और तुम में बहुत रिस्पेक्ट और बिना रिस्पेक्ट का भाषा समझते हैं। तो बच्चों, ये भी संस्कृति और आचरण भी हमारे मैसेज को बहुत ज़्यादातर प्रभावित करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह। बच्चों, इसके बारे में हमने बताया आपको कि अगर आप कुछ समझने को, सीखने को तैयार ही ना हो, आपने एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं, आप जो है बहुत विद्वान हैं, आप अपने संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप व्यक्तियों को ऐसे ही देखेंगे जैसे आपका देखने का तरीका है, तो यहाँ पे क्या होगा, नकारात्मक की स्थिति पैदा हो जाएगी, आपको कोई समझा नहीं पाएगा। तो ये एक रूढ़िवाद भी हमारा जो कि वर्षों से चला आ रहा है कि हमें इसने नमस्ते नहीं किया, टाइम पे याद हो गया तो नमस्ते नहीं किया, इसलिए आपने उसको ऐसा मैसेज दे दिया कि अगला सोचे कि ये हमने नमस्ते नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं किया, इसलिए सर नाराज़ होकर हमको काम दे दिए। ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ। कभी कभी हम क्या करते हैं बच्चों की, जो हम मैसेज बनाते हैं, संदेश को बनाते हैं, या जो हम संदेश को समझते हैं, उसमें हम सांस्कृतिक
अपना सांस्कृतिक कल्चरल इनपुट डाल देते हैं समझने के दौरान ही। कुछ शब्द या प्रतीक, जैसे हम मान लीजिए शुरुआत हमने मैसेज लिखा और वहाँ पे बड़ा सा ओम नमः शिवाय का ओम बना दिया, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह हमने बना दिया, ये सब सांस्कृतिक संदर्भ हम वहाँ पे हमने प्रस्तुत कर दिया। अब अगला जो है वो मैसेज को क्या किया, उसको उस मैसेज में शामिल कर लिया। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जो हमने लाइन लिखी थी ऊपर की, या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी हमने एक वर्ड संबोधन लिखा था संस्कृति के प्रभाव में आके, उस वहाँ पर उसको उसने शामिल कर लिया। अब जहाँ जहाँ मैसेज भेज रहा है उसको ज़रूर, तो भ्रम की स्थिति बन जाती है और इस कारण भी हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बच्चों 7वां पॉइंट है शक्ति की गतिशीलता। आप जानते हैं बच्चों की जो पावर है वो संस्कृति में, पावर का मतलब पद का पावर, ठीक है। जब कोई गद्दी पे सीट पे बैठता है, कोई पद किसी को मिलता है, तो वो सम्मान और आज्ञा का पालन करवाना दोनों सुनिश्चित करता है कि हमारा सम्मान होना चाहिए क्योंकि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, और मेरी बात लोग माने क्योंकि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। तो अगर एक महिला है बच्चों, तो उसके लिए उस सम्मान की वैल्यू अलग हो जाएगी, पुरुष है तो वो अलग हो जाएगा। अब दोनों को उस काम के लिए तो उत्तरदायित्व तो सेम मिलेगा कि आपको काम करवाना है, लेकिन जो अधीनस्थ हैं, जो लोगों का सोच है, जो दृष्टिकोण है, वो व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक कहेगा अरे ये क्या बहुत करेंगी, डांटेंगी, लेकिन जो पुरुष है उससे वो ज़्यादा डरता है कि नहीं नहीं ये तो हमें नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो संस्कृति का जो हमारे दिमाग में एक स्वरूप बन जाता है कि महिलाएं स्वभावतः बड़ा भावुक होती हैं, वो किसी को इतना नहीं परेशान करेंगी, पुरुष जो है वो थोड़ा सा रूड होता है, वो नौकरी से भी निकाल देगा, हमारा सैलरी भी काट लेगा। तो एक उसके अंदर धारणा बन जाती है शक्ति के प्रति। शक्ति का मतलब यहाँ पे बच्चों उस पद के पावर की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जो सुझाव के रूप में पॉइंट्स होंगे। तो आइए सुझाव देखें कि हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पष्ट उद्देश्य, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो मैसेज हम भेज रहे हैं। दूसरा बच्चों, श्रोताओं की सामान्य जानकारी में वो चीज़ है कि नहीं है जो हम मैसेज में दे रहे हैं। जो हमारा मैसेज है वो सरल है, स्पष्ट है, और स्पष्ट भाषा का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों प्रभावपूर्ण उसको श्रवण कर पा रहे हैं कि नहीं, लोग भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। शोर को कम करिए तभी तो मैसेज हमारा में पहुँचेगा। तो जो वहाँ पे कमियाँ थी उसी को हम दूर करने की बात करेंगे। संदेश हमारा पूर्ण हो जाए, किसी तरह से संदेश की पूर्णता। अनुकूल वातावरण बच्चों बनाए, तनाव का, डर का, भय का माहौल ना हो। शारीरिक भाषा का प्रभावी प्रयोग, हम जो भी शारीरिक लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सही हो। किसी के ना समझ में आए तो आप तुरंत पूछिए कि इसका मतलब यही है, समझे कि नहीं। और लास्ट है बच्चों प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग, जो फीडबैक आपको मिलता है ना उसका आप प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए क्रमशः हम लोग सभी को थोड़ा थोड़ा देखें कि हम क्या सुझाव देने जा रहे हैं। बच्चों स्पष्ट उद्देश्य का मतलब है कि जो भी हम मैसेज दे रहे हो साफ सुथरा हो, उद्देश्य पूर्ण रूप से दिख रहा हो, हमारा क्या उद्देश्य है मैसेज देने का, नियम और शर्त ये सब कुछ साफ साफ लिखा हो, ठीक है। श्रोताओं की सामान्य जानकारी को भी बच्चों में ध्यान देना है कि संप्रेषण प्रक्रिया में श्रोता की समझ कितनी है। अगर वो कम पढ़ा लिखा है तो हम मैसेज ऐसा बनाएं कि कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो उसको समझ पाए। स्पष्ट व सरल भाषा, कभी भी क्लिष्ट भाषा, चाहे हिंदी में मैसेज हो चाहे इंग्लिश में हो, ऐसी भाषा ना आप लिख दें कि अगला उसको डिक्शनरी में देखना शुरू करे कि इसका क्या मतलब है। कहेगा यार हिंदी तो जानते थे लेकिन ये कौन सी हिंदी है, इंग्लिश तो जानते थे ये कितना हार्ड इंग्लिश है। तो ऐसी स्थिति ना है। प्रभावपूर्ण श्रवणता, इफेक्टिव लिसनिंग का एक प्रभावी संप्रेषण हम उसे कहेंगे
जिसमें लोग ध्यान से सुनने को तैयार हों, अपना काम रोक के हमारा संदेश प्राप्त करें। ठीक है, ऐसा मैसेज का स्वरूप हम बनाएं। भावनात्मक जो नियंत्रण है बच्चों, वो है कि हम किसी को मैसेज देने से पहले उसको दुखी ना करें, उसे डांटें फटकारें नहीं, उसे एक अच्छा सा माहौल देकर मैसेज को पार करें। शोर को कम करें। आप जब भी मैसेज देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि यहाँ इतना आवाज़ तो नहीं है कि हमारी आवाज़ दब जाए। तो प्राप्तकर्ता को मैसेज पहुँचाना है तो ऐसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा। संदेश की पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ मैसेज। बच्चों, इसमें हम जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज सबसे पहले हम सुनिश्चित करें कि ये पूर्ण हो। ये नहीं कि उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसको लगे कि यार सर से और कुछ पूछें तब समझ में आए। अनुकूल वातावरण बच्चों, अनुकूल वातावरण का है कि आसपास की चीज़ों को शांत करा लें, स्थान परिवर्तित कर लें ज़रूरत पड़ने पे। अगर वहाँ जैसे मशीन चल रही है तो अब मशीन तो बंद करवाना उचित है नहीं, आप उसको ही बाहर बुला लीजिए जिसको मैसेज देना है, शांत वातावरण में ले जाइए। ठीक है, अनुकूल वातावरण का। ऐसी शारीरिक भाषा का भी प्रभावी उपयोग करिए। बॉडी लैंग्वेज आप ऐसा इफेक्टिव बना के यूज करिए कि अगले को समझ में आए। कंफर्म करिए कि वो समझ पा रहा है कि नहीं। सकारात्मक शारीरिक भाषा का प्रयोग करें, निगेटिव नहीं कि वो गलत संदेश ले ले या दूसरा मीनिंग उसका निकाल ले। बच्चों, लास्ट है प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग। जो हमें फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, जो भी उसने मैसेज प्राप्त किया उसका उपयोग हम सदुपयोग में कन्वर्ट कर लें। संप्रेषण प्रक्रिया की पूर्णता, जब भी हम कहेंगे कि मैसेज पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो किस बात से कहते हैं, जो फीडबैक आता है। तो फीडबैक आने के बाद हमें मालूम हो जाता है कि मेरा मैसेज मिल गया, अब जो मैसेज हमने दिया है उसके हिसाब से हम काम शुरू करें। तो बच्चों, कुल मिला के अगर हम पूरे निर्णय को देखें, संप्रेषण के अवरोध को देखें कि कौन कौन से अवरोध हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, तो एक संगठन के संप्रेषण में सामान्यतया भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है, भ्रम पैदा होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं और यह भ्रमित होना हमारे मैसेज प्रक्रिया को बहुत ही जटिल बना देता है बच्चों। और इस जटिलता के कारण हम मैसेज को भेजने में असफल होते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो भी जटिल बना रहा है, जो भी भ्रम की स्थिति बन रही है, उन सबको कम करें। रिमूव तो नहीं हो पाएगा लेकिन कम करें। जितना कम होगा उतना ही हमें अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। तो बच्चों, हम लोगों ने एक प्रयास किया कि आज हम संप्रेषण के बाधाओं को समझें और उसको कैसे दूर किया जा सकता है उस पर काम करें। थैंक यू बच्चों।